झीरम घाटी नक्सली हमले की आज 8वीं बरसी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झीरम के शहीदों के लिए आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल बस्तर में कर्मा विश्वविद्यालय में नए निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी करने वाले हैं और इससे पहले रायपुर में कांग्रेस दफ्तर में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई और इसमें सीएम भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। आपको ये बताते चले कि 25 मई साल 2013 को हुए झीरम घाटी नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता और जवान शहीद हुए थे। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले में शहीद नेताओं और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि झीरम घाटी के शहीदों और नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों की स्मृति में 25 मई को हर वर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध शासकीय कार्यालयों में नक्सल हिंसा में शहीदों की स्मृति में 25 मई को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज बस्तर की झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले की 8वीं बरसी है। नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, जवानों समेत करीब 27 लोग जिनकी जान चली गई। प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने जांच के लिए न्यायिक आयोग भी बनाया तो केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एनआईए को जांच का जिम्मा सौंप दिया। अब तस्वीर बदली तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जांच के लिए एसआईटी भी बना दी और इसकी जांच दस्तावेजों की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही। उस विभत्स हमले की 8वीं बरसी पर आज सवाल ये उठ रहा है कि पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा? क्या कभी पीड़ित का इंतजार खत्म होगा? पच्चीस मई 2013 ये वो तारीख थी जब बस्तर की झीरम घाटी गोलियों और बमों की आवाज से गूंज उठी। हर ओर चीख पुकार थी। नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया। इस भीषण नरसंहार में कांग्रेस ने विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं को खोया। तो वहीं दुनिया भर में बस्तर में नक्सलियों का खूनी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। हमले के बाद बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई। तत्कालीन बीजेपी सरकार और प्रशासन ने पीड़ितों को सुविधाएं मुहैया कराने से लेकर दोषियों को सजा दिलाने तक कई ऐलान किए। एनआईए से लेकर न्यायिक आयोग और एसआईटी तक को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन नतीजा सिफर। पीड़ित आज भी न्याय की आस में बैठे हैं। झीरम नरसंहार की 8वीं बरसी और ये झीरम घाटी और इस झीरम घाटी में मौजूद ये शहीदों का स्मारक इस बात की गवाही देता है कि किस तरीके से 25 मई 2013 को नक्सलियों ने कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमला किया और 27 कांग्रेसी, जिनमें अन्य लोग भी शामिल थे, उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हर वर्ष 25 मई को यहाँ आकर इन मृतकों को श्रद्धांजलि तो दी जाती है, लेकिन एक बात जो हमेशा अपनी जगह यथावत रहती है वो बात यह है कि आखिर इन मृतकों को न्याय कब मिलेगा। झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले की 8वीं बरसी के मौके पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन लोगों से जिन्हें यह हत्याकांड जिंदगी भर का दर्द दे गया। कोई माँ अपनी बेटे की मौत के बाद जिंदगी गुजारने के लिए जद्दोजहद कर रही है तो कहीं बच्चों के आंसू आज भी अपने पिता को याद कर बहने लगते हैं। हमारी टीम झीरम घाटी के दरभा ब्लॉक में मृतक मनोज कुमार के घर पहुंची। मनोज की शादी को केवल 3 महीने ही हुए थे। वो कांग्रेस के काफिले में अपनी गाड़ी लेकर गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। हालांकि हुक्मरान जरूर आए, साहब ने वादे किए, पैसे देंगे, मुआवजा देंगे, कातिलों को सजा मिलेगी, पीड़ितों को न्याय मिलेगा, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही उन वादों पर भी धूल जमा हो गई। पीड़ितों को थोड़ा बहुत मुआवजा तो मिला, लेकिन इन्हें आज भी कातिलों को सजा मिलने का इंतजार है। तो मकान भी देंगे बोले थे, मकान भी नहीं बना के दिए और कुछ मतलब तुमको हर चीज में मदद करेंगे बोले थे, वो भी नहीं किए।
चाहे पेंशन के रूप में दें या मेरा जो लड़का है एक, उसको नौकरी दें। कुछ ऐसी ही कहानी है मृतक राजकुमार की। उनके निधन के बाद सरकार ने और नेताओं ने परिवार की सुध ली। मां को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी दे दी। कभी कभार परिवार की सुध लेने कोई आ जाता है, लेकिन 8 साल बाद भी इस परिवार को न्याय मिलने की आस है। तो आपका घर अभी कैसे चलता है? वो काम दिए हैं, उसी ले नौकरी दे दिए हैं। तो क्या क्या नौकरी वो करती हैं? प्यून में दिए हैं। उधर अंदर साइड है गाँव, सीतापुर बोलते हैं वहाँ। कहाँ से होगा? जान तो गया, साल मिलने से क्या मतलब, उतना बड़ा जान गया। मृतक भागीरथी और मृतक सदाराम के परिवार के हालात भी ऐसे ही हैं। बच्चे अक्सर रात को चौंक कर जाग जाते हैं। पिता की याद में आंखें नम ही रहती हैं। हमले के प्रत्यक्षदर्शी रहे राजीव नारंग आज भी उस वक्त को याद कर सहम जाते हैं। उनकी आंखों के सामने ही उनके साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन वो आज भी इंतजार में हैं कि कब बस्तर से नक्सलियों का सफाया होगा और उनके साथियों को इंसाफ मिलेगा। खतरनाक, बहुत ही डरावना, क्योंकि अपने सामने मैंने जिंदगी में पहली बार विस्फोट होते देखा है और गाड़ी को उड़ते देखा है। अभी तक के जांच जो भी हो रही है वो सही तरीके से अभी तक की जांच नहीं हुई है और मैं तो चाहूँगा कि नक्सलाइट बस्तर में जल्द से जल्द खत्म हो। झीरम घाटी हमला साल 2013 में हुआ। उस वक्त प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का जिम्मा तुरंत ही एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने भी 23 सितंबर 2014 को पहली और 16 सितंबर 2015 को अंतिम जांच रिपोर्ट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पेश कर दी। प्रदेश सरकार की ओर से मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया गया, लेकिन कांग्रेस हमेशा से ही इसे राजनीतिक हत्याकांड मानती रही। लिहाजा प्रदेश में सत्ता बदलते ही जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपा गया। इस पूरे हत्याकांड के बाद सबसे पहला जो एफआईआर है, जो जांच का मामला है, वो नजदीकी दरभा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद जैसे इस पूरे मामले को राजनीतिक हत्याकांड के तौर पर कांग्रेस ने अपनी आवाज इस पूरे मामले पर बुलंद की, तो उसे देखते हुए उस समय इस पूरे मामले पर एनआईए की जांच बैठा दी गई और साथ ही न्यायिक जांच आयोग भी इस पूरे मामले पर बैठी। और जब सत्ता परिवर्तन हुआ और जब कांग्रेस खुद सत्ता में आ गई तो कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर एसआईटी जांच की भी घोषणा की। लेकिन आज झीरम की 8वीं बरसी पर सारे जो मृतक हैं, ये इनकी आत्माएं, इनके परिजन आज भी पूछ रहे हैं कि आखिर न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। फरवरी 2020 में कांग्रेस ने एसआईटी बनाई, जिसने एनआईए से दस्तावेज मांगे, लेकिन ना कागजात मिले और ना ही जांच शुरू हो सकी। कुल मिलाकर कहें तो मामला सियासी रस्साकशी में फंस गया और अब पीड़ितों की आस भी टूटने लगी। एसआईटी जांच की घोषणा किए हुए 1 वर्ष हो गया है, लेकिन एसआईटी जांच आखिर कहां तक पहुंची है, ये बात तो सिर्फ एसआईटी की टीम जानती है या सत्ता के मठाधीश जानते हैं। जी मीडिया के लिए झीरम घाटी से अविनाश प्रसाद। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अविनाश मेरे साथ मेरे सहयोगी बस्तर से मौजूद हैं। इसके अलावा रायपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सबसे पहले अविनाश, मैं आपके पास आना चाहूँगी। 2013 की घटना और इसके जख्म आज भी हरे हैं। साल दर साल हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार वो लोग जिन्होंने अपने अपनों को इस घटना में खो दिया, उनको इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जब ये घटना हुई थी, उस घटना को आज 8 साल हो चुके हैं और इंसाफ की अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर, क्योंकि ये एक हत्याकांड था और हत्याकांड की इस तरह की जब कोई हत्या होती है तो कानूनी रूप से उसकी जांच होती है। उसकी जांच के बाद जो आरोपी होते हैं उन्हें चार्जशीट के साथ कोर्ट पे पेश किया जाता है और कोर्ट न्याय संगत जो सजा उन्हें देती है। तो एक तो ये पूरा का पूरा मामला राजनीति की दांव पेच पे फंस गया। कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि ये पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया हत्याकांड है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती रही कि नहीं, ये तो सीधे सीधे नक्सल हमला है। तो जहां एक तरफ इस पूरे मामले पर राजनीतिक दलों ने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ जो प्रमुख मुद्दा था कि आखिर इस पूरे हत्याकांड के गुनहगार कौन हैं और उनके चेहरे सामने आए, उनके नाम सामने आए, उन्हें न्याय संगत सजा दी जाए। तो यही इंतजार
क्योंकि 27 परिवार जो है वो सीधे तौर पर इस हत्याकांड से इफेक्टेड हुए हैं। 27 परिवारों ने अपने अपनों को खोया है। ऐसे में वो न केवल वो 27 परिवार बल्कि क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के लोगों ने भी इसमें अपनी शहादत दी है, तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस पूरे मामले पर इसका पटाक्षेप चाहता है कि आखिर कौन थे वो गुनहगार और आखिर क्यों वो उनके चेहरे सामने नहीं आते और क्यों वो सलाखों के पीछे या फांसी क्यों उन्हें नहीं दे दी जाती। आखिर इस बात का जवाब क्या है? सत्ताएं परिवर्तित हुई। एक समय में बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस आरोप लगाती थी, अब कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस ने एसआईटी का गठन कर दिया। लेकिन ये जो चीजें हैं ये दीगर बातें हैं, लेकिन आम जनता जो है और वो जो पीड़ित पक्ष है वो तो न्याय चाहता है ना। 8 साल हो चुके हैं। न्यायिक जांच आयोग की जब स्थापना की गई थी तो न्यायिक जांच आयोग को 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था। आज 8 साल हो चुके हैं। न्यायिक जांच आयोग की स्थापना के बाद एक बड़ा अमाउंट खर्च होता है इन सारी चीजों में, चाहे वो एनआईए हो चाहे न्यायिक जांच आयोग हो। जो काम 3 महीने में हो जाना था वो काम 8 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। तमाम सवाल तो आखिर हैं अविनाश, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है, 8 साल का वक्त बीत चुका और इसके बाद भी सवाल जस का तस बना हुआ है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश ही मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, कोशिशें तमाम हुई, एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा गया, न्यायिक आयोग का भी गठन उस वक्त हुआ, एसआईटी का गठन भी यहाँ पर सरकार ने किया, लेकिन इन सब के बीच आखिरकार ये मामला अभी तक क्यों राजनीति का शिकार होता रहा? ये सवाल भी बना हुआ है। सत्यप्रकाश, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन अविनाश मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि हमने वो रिपोर्ट भी दिखाई, आपने वहां पर लोगों से बात की है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है इस पूरी घटना को लेकर कि अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मुआवजे की राशि भी नहीं मिली है। देखिए, असल में समस्या ये भी है कि कई परिवार ऐसे हैं, मृतक राजकुमार के परिवार की हमने स्टोरी दिखाई, मृतक मनोज के परिवार की स्टोरी दिखाई। ये ऐसे परिवार हैं जिनमें इन दोनों युवकों के चले जाने के बाद इनकी माताओं के पास अब कोई नहीं है, उनके परिवार का कोई दूसरा सदस्य नहीं है। तो जहां एक तरफ जागरूकता का अभाव है, वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासनिक संवेदनशीलता होनी चाहिए उसका भी अभाव है कि यदि एक महिला, उस महिला को मुआवजा मिला है, उनकी एक बहू थी और बहू जो है मुआवजा लेने के बाद अपने मायके चली गई, तो ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था एक है कि एक नियत मुआवजा जो दिया जाना चाहिए वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुआवजा दे देने के बाद पल्ला झाड़ लेना कहाँ तक सही है? आज स्थिति ये है कि मनोज की जो माँ है उनके पास ना पुत्र है ना मुआवजे की राशि बची हुई है। मनोज जिस वाहन पे सवार होकर के झीरम घाटी, बिल्कुल यहाँ पर वो संवेदनशीलता नजर नहीं आती और ये भी बहुत ज्यादा दुखद है। सत्यप्रकाश, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी क्योंकि पहले कुछ तकनीकी खामी आ गई थी। सत्या, यही सवाल था कि इस पूरे मामले में तमाम सवाल एक तरफ, इन सब के बीच कोशिशें की गई, न्यायिक आयोग का गठन हुआ, एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा गया, एसआईटी का भी गठन कर दिया गया, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले का सच क्या है ये निकलकर सामने नहीं आया। कुल मिलाकर ये भी पूरा मामला राजनीति का शिकार हो गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में उस वक्त में जब ये झीरम घाटी नक्सल हमला हुआ, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी, सरकार बीजेपी की थी, लेकिन केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और जिस तरह की नृशंस हत्या थी ये घटना, उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहती हुई आरोप लगाती रही कि ये सिर्फ नक्सल हमला नहीं बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बनाया गया है और इसे लेकर लगातार सवाल उठाती रही, लगातार जनता के बीच जाती रही। इस बीच एनआईए की जांच की घोषणा हुई, इस पूरे मामले की एनआईए की जांच शुरू हो गई। एनआईए ने अपना क्लोजर रिपोर्ट भी जारी कर दिया, लेकिन इस बीच सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। लेकिन इस बीच मामला कोर्ट में गया, एसआईटी जांच भी रुक गई। इसके साथ साथ चूंकि ये कहा गया कि एनआईए ने अभी तक इस पूरी प्रकरण की है वो जांच नहीं की है, एनआईए ने इस बात को कहा, तो ऐसे में एसआईटी जांच कैसे कर सकती है? ऐसे में एसआईटी जांच रुकी हुई है। न्याय की दरकार, न्याय की आस अभी भी जो इसमें शहीद हुए हैं उनको है, उनके परिवारजनों को है और ऐसे में ये लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और अभी
सरकार की जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से भी लगातार अभी भी ये कहा जाता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र कहीं ना कहीं है। अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पे बड़ा हमला बोला है, बीजेपी पे बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में जांच को रोकना चाहती है, न्याय मिले, जो शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को, ऐसा केंद्र चाहती नहीं है, इसीलिए बार बार अरंगा लगाया जाता है, एसआईटी जांच को प्रभावित किया जाता है। मतलब अब भी जो स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस की सरकार का वो यही है कि सरकार तो चाहती है न्याय मिले, जांच हो, लेकिन केंद्र सरकार रोक रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो कांग्रेस ने अपना एक शीर्ष नेतृत्व खोया उस वक्त में, लेकिन उनके दिखाए रास्ते, उन खींचे गए लकीरों पे अभी भी चल रही है। आज 8 बरस हो गए, श्रद्धांजलि तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, सीएम भूपेश बघेल ने भी दी है, नमन किया है, याद किया है अपने वरिष्ठों को जिन्हों को उन लोगों ने खोया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि न्याय अभी तक अधूरा है, हम न्याय दिलाकर रहेंगे। जी बिल्कुल, ये उन्होंने बड़ी बात यहाँ पर की है। लेकिन इन सब के बीच कई सारे ऐसे सवाल हैं, वहाँ पर जो लोग हैं जिनसे अविनाश आपने भी लगातार बात की, उन्होंने भी उन दर्दों को बयां किया जो कि इस वक्त महसूस कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार वो ख़त्म कब होगा, कब उन्हें इंसाफ मिलेगा, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।